हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो से हम शुरुआत कर चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल का परिचय और पाषाण काल के विषय में भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के साथ। ताम्र पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपसे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ताम्र पाषाण काल को। ताम्र पाषाण काल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ताम्र पाषाण, ताम्र का अर्थ होता है तांबा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी ऐसा युग जब मानव तांबे के साथ साथ पत्थर के औजारों का भी उपयोग कर रहा था, वह युग ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। यानी नव पाषाण काल का अंत होते होते जब मानव नव पाषाण काल के उच्चतम बिंदु पर था और वहां से उसका पतन होना शुरू हो गया था, मानव ने वहां पे धातु की खोज कर ली थी और मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी तांबा। अब उसे तांबे की पहचान हो गई थी, उसने तांबे की खोज कर ली थी, तो उसके बाद उसने पत्थरों के औजारों के उपयोग को छोड़ा नहीं, बल्कि तांबे के साथ साथ उसने पत्थर के औजारों के उपयोग को भी जारी रखा। इसलिए ये काल ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे तांबे का उपयोग भी होता था और पत्थर के औजारों का उपयोग भी होता था, इसलिए ये काल ताम्र पाषाण काल कहलाया। इसका जो काल निर्धारण है वो 2500 बीसी से 1500 बीसी तक विद्वानों के द्वारा इसको निर्धारित किया गया है। अब तांबे के बाद मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वो थी कांसा। इसे हम आगे पढ़ेंगे, जो कि है हमारी हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि कांसा एक मिश्रित धातु होती है जो कि टीन और तांबे के मिश्रण से बनाई जाती है। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे ताम्र पाषाण काल के विषय में और भारत में किन किन स्थानों पे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का विस्तार पाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत में ताम्र पाषाणिक जो संस्कृतियां विस्तृत हुई हैं, जिन क्षेत्रों में फैली थी, वो था पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। वैसे अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ही इनका ज़्यादातर प्रसार देखने के लिए मिलता है। पश्चिम बंगाल की जो संस्कृतियां हैं, इनके विषय में कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, जो यहाँ की जो संस्कृतियां थी, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, वो ज़्यादा अधिक विकसित अवस्था में नहीं थी, या यहाँ से बहुत ज़्यादा पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं होते हैं। तो जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां विकसित अवस्था में थी वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र की थी। तो इन स्थानों पे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपके सामने हैं। इनके बारे में आज हम इन स्थलों पे आधारित जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके आधार पे हम आज चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे राजस्थान। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में जिन स्थानों का हम अध्ययन करेंगे वो है आहाड़, गिलुंड, बालाथल और गणेश्वर। ये राजस्थान के क्षेत्र में फैली हुई कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कुछ संस्कृतियां हैं जो विकसित हुई थी, जो विकसित अवस्था में थी। वो है चिचड़ी, एरण, कायथा, मालवा, नवदा टोली और माहेश्वर। ये कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जो मध्य प्रदेश में विकसित हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे महाराष्ट्र क्षेत्र के आसपास जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां विकसित हुई थी। इसमें जोरवे संस्कृति, दैमाबाद संस्कृति, इनाम गांव, नेवासा और सोनगांव, इन इलाकों से हमें ताम्र पाषाणिक संस्कृति के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये जो संस्कृतियाँ थी ये अपने समय में बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में थी। अब ये जो सभी संस्कृतियाँ आपके सामने हैं, इसमें कुछ संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो हड़प्पा से पहले की हैं, कुछ संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो हड़प्पा के समकालीन हैं और इनमें कुछ संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो हड़प्पा के पतन के बाद भी चलती रहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो ताम्र पाषाण काल एक बहुत लंबा समय रहा है, क्योंकि ताम्र पाषाण काल का जो समय निर्धारण है वो 2500 से लेके 1500 बीसी तक है और जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी में वो समाप्त हो जाती है, जबकि ताम्र पाषाणिक संस्कृति 1500 बीसी तक चलती रहती है। तो इस तरह से और कुछ हमें ऐसे भी पुरातात्विक स्रोत हड़प्पा सभ्यता से और ताम्र पाषाण काल से भी प्राप्त हुए हैं,
जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि ये दोनों जो सभ्यताएं थी, ये दोनों जो संस्कृतियां थी, इनमें आपस में कुछ ना कुछ संबंध था, ये एक दूसरे से संबंधित थी या जुड़ी हुई थी। तो आइए आगे चलते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस क्षेत्र की, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में जो संस्कृतियां विकसित हुई थी, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आहार संस्कृति, आहार संस्कृति जो कि बनास नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसीलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब आहार संस्कृति के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता थे रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य करवाया था। अब आहार संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। ग्रामीण संस्कृति थी तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन का कार्य भी किया जाता था, और यहाँ से हमें सामूहिक आवास के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, यानी इस संस्कृति के जो लोग थे वो समूह में आवास बना के रहा करते थे। यहाँ से हमें मिट्टी एवं पत्थरों के मकान प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये एक ग्रामीण संस्कृति थी, तो ग्रामीण संस्कृति के जो मकान होते हैं वो मिट्टी और पत्थरों से निर्मित होते हैं। तो यहाँ मिट्टी और पत्थरों से निर्मित मकान हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन केवल एक स्थान ऐसा है गिलुंड, जहाँ से पक्की ईंटों के मकान प्राप्त होते हैं। यानी आहार संस्कृति का गिलुंड एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से कि पक्की ईंटों के मकान हमें प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से इसी गिलुंड से हमें स्तंभ गर्त के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बवती है। अब आहार का प्राचीनतम नाम क्या है? ताम्बवती। ताम्बवती का अर्थ होता है जहां पे बहुत अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है, क्योंकि ये एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। यहाँ पे तांबे के औजार बनाए जाते थे, तो तांबे का बहुतायत से यहाँ पे उपयोग किया जाता था। तो आहार में तांबे के सबसे अधिक औजार हमें प्राप्त हुए हैं, इसीलिए आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बवती है। अब जो आहार संस्कृति थी जो कि पूर्वी राजस्थान में के क्षेत्र में विस्तृत थी, फैली हुई थी, यहाँ पे जो तांबे का प्रसार किया जाता था, यानी कि अगर कोई धातु किसी स्थान विशेष पर उपयोग की जाती है, उसके औजार बनाए जाते हैं, उससे बर्तन बनाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उस धातु का आयात भी करवाया जाता होगा। तो जो ये पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे तांबा आता था गणेश्वर से और खेतड़ी की खान। ये दो स्थानों के नाम आप याद रखेंगे कि पूर्वी राजस्थान में जो विस्तृत संस्कृतियां थी वहाँ पे तांबे का प्रसार होता था गणेश्वर से और खेतड़ी की खान से। और जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पे तांबे का प्रसार होता था मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, गुंगेरिया से। हाँ, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जिस क्षेत्र से तांबे का प्रसार होता था उस स्थान का नाम है गुंगेरिया। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। पूर्वी राजस्थान की संस्कृति में गणेश्वर और खेतड़ी की खान से तांबा मंगवाया जाता था, और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित जो स्थल थे वहाँ पे गुंगेरिया से तांबे का प्रसार किया जाता था। आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बवती है। टेराकोटा के बैल। अब आहार से क्या प्राप्त हुआ है? टेराकोटा के बैल। टेराकोटा होता है पकी हुई मिट्टी से, यानी मिट्टी को पका के बैल की आकृति देके एक बैल का निर्माण किया गया था। तो ये हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे यहाँ से प्राप्त होता है। मिट्टी के आभूषण हमें आहार नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये संस्कृति थी, जो आहार संस्कृति थी, यहाँ के जो लोग थे वो सौंदर्य प्रेमी थे, यानी वो खुद को सजाने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए वो आभूषणों का उपयोग भी किया करते थे। तो यहाँ पे मिट्टी के आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। बालाथल से योगी की मूर्ति पाई गई है। आहार संस्कृति के जो बालाथल स्थल है, यहाँ से एक योगी की मूर्ति पाई गई है, और यही योगी की मूर्ति हमें हड़प्पा सभ्यता से भी प्राप्त होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं में कुछ ना कुछ जुड़ाव जरूर था। और ये भी माना जाता है कि योग की जो संकल्पना है वो ताम्रपाषाण काल से और हड़प्पा सभ्यता से ही प्रारंभ हुई होगी। अब आहार जो स्थल है, यहाँ से हमें यूनानी धूप पात्र और अपोलो देवता की मूर्ति पाई गई है। अपोलो देवता यूनान के एक पूजनीय देवता हैं, तो यहाँ से हमें यूनानी धूप पात्र और अपोलो देवता की मूर्ति मिली है। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है विद्वानों के द्वारा कि ये जो संस्कृति थी, ये जो काल था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। हालांकि इसके कोई बहुत ही गहराई से कोई इसके प्रमाण नहीं मिले हैं,
तो सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया जाता है यूनानी धूप पात्र और अपोलो देवता की मूर्ति को देख के कि ये संस्कृति, इस संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। बालाथल से तांबे की भट्टी मिली है। अब तांबे की भट्टी यानी तांबे को गलाने वाली भट्टी। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे तांबे का बहुतायत से उपयोग किया जाता था। तांबे की भट्टी मिलने का अर्थ होता है कि क्योंकि दो उद्देश्यों से भट्टी का उपयोग किया जाता है, एक तो धातु को गला के उसकी मिश्रित धातु बनाने के लिए, और दूसरा किसी निश्चित आकार में, क्योंकि धातु को गलाएंगे तभी उसे कोई निश्चित आकार दिया जाएगा। तो इन दो कारणों से भट्टी का उपयोग किया जाता था। तो बालाथल से हमें तांबे की भट्टी प्राप्त हुई है। दुर्ग निर्माण, बालाथल से हमें दुर्ग निर्माण के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। तांबा गणेश्वर से खेतड़ी की खान से लाया जाता था पूर्वी राजस्थान में। काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जो कि आकार में बहुत बड़े हैं, जिन्हें अनाज पात्रों की संकल्पना दी जाती है, मतलब कहा जाता है कि अनाज पात्र रहे होंगे। बालाथल से कुष्ठ रोग के प्रमाण मिलते हैं। आहार संस्कृति के बालाथल नामक स्थान जो स्थल है, यहाँ से कुष्ठ रोग के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। गिलुंड से भंडारण के प्रमाण मिले हैं। अब जो गिलुंड स्थल है वहाँ से भंडारण के प्रमाण मिलते हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस समय का जो कृषि उत्पादन था वो बहुत उच्च कोटि का था, या जो कृषि कार्य था उसकी दशा बहुत उन्नत थी, क्योंकि भंडारण कोई भी व्यक्ति या किसी भी संस्कृति के लोग तभी करते हैं जब उनके पास उस चीज़ का उपयोग करने के बाद कुछ अवशेष रह जाता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे जब भंडारण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पे जो कृषि कार्य था वो बहुत ही उन्नत दशा में था। तो इस तरह से हमने इसकी विशेषताओं को जाना। जो पूर्वी राजस्थान में फैली हुई जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ थी उसके विषय में हमने भी चर्चा की। आइए आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में जो विस्तृत थी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, इनके विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में विकसित हुई कुछ संस्कृतियों की तरफ जो कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ थी। तो इन संस्कृति में चिचड़ी, एरण, कायथा, मालवा, नवता टोली और माहेश्वर ये स्थल प्रमुख हैं जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विकसित हुए थे। अब ये जो सभी स्थल हैं इन्हें मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और जो मालवा संस्कृति है इसका समय 1900 BC से 1400 BC तक निर्धारित किया गया था। अब मालवा संस्कृति किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो ये वेतवा नदी के तट पे विकसित हुई है। और मालवा जो स्थल है उसका उत्खनन कार्य HD सांकलिया ने करवाया था। इनके नेतृत्व में यहाँ का उत्खनन हुआ था। अब नवता टोली एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो नवता टोली जो है मालवा का सबसे पहला व बड़ा उत्खनित स्थल है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मालवा का सबसे पहला व बड़ा उत्खनित स्थल कौन सा है, तो वो नवता टोली है। अब नवता टोली से मृदभांड मिले हैं जो कि टोटीदार हैं, उन पर लहरदार बालों वाले पुरुष का चित्र बना हुआ है। अब नवता टोली से कुछ ऐसे मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो टोटीकार आकृति के हैं और उस पे लहरदार बालों वाले पुरुष का चित्र बना हुआ है। अब इसकी संकल्पना जो है की जाती है, कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि ये जो लहरदार बालों वाला पुरुष है ये हो सकता है कि ये भगवान शिव की संकल्पना हो। तो भगवान शिव से इसकी तुलना की गई है। मालवा के मृदभांड ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सबसे ज़्यादा अच्छे, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो मृदभांड हैं वो किस स्थल के हैं, तो वो मालवा स्थल के हैं। अब मालवा में शवों को घरों में ही दफनाया जाता था और उनको दफनाने की जो दिशा थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर थी, यानी उत्तर दिशा में शवों का सिर रहता था और दक्षिण दिशा में उनके पैर करके उनको दफनाया जाता था। अब हम जानते हैं कायथा जो कि मालवा का ही एक महत्वपूर्ण स्थल है। कायथा काली नदी के तट पर विकसित एक संस्कृति है जो कि मालवा संस्कृति के अंतर्गत आती है। कायथा में मकान आयताकार और अंडाकार आकृति के मिले हैं। कायथा में 40,000 मनके और तांबे की चूड़ियां भी पाई गई हैं। कायथा में तांबे के 29 कंगन
दो अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कायथा संस्कृति के विषय में है और आपसे परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। मालवा संस्कृति का ही एक और प्रमुख स्थल है एरण, जो कि वीना नदी के तट पर है और घोड़े की नाल की आकृति का प्राचीर या दुर्ग यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं मालवा संस्कृति की, क्योंकि ताम्र पाषाणिक जो संस्कृतियां हैं वो सभी ग्रामीण संस्कृतियां थी, तो इसीलिए इन सभी संस्कृतियों की विशेषता है कि ये ग्रामीण संस्कृतियां थी और यहाँ पे कृषि कार्य और पशुपालन किया जाता था। तो इस बात को बार बार रिपीट ना करते हुए, क्योंकि वो तो इनकी विशेषताएं हैं ही, क्योंकि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थी और ग्रामीण संस्कृतियों की विशेषता होती है कि वहाँ पे कृषि कार्य भी होता है और पशुपालन भी होता है, इसीलिए इस बात को बार बार रिपीट नहीं किया गया है। तो ये उन चीज़ों से हटके इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैली हुई कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का जो समय निर्धारण है वो 1500 बीसी से 900 बीसी तक माना जाता है। इस तरह से यहाँ से हमें पता चलता है कि जो जोरवे संस्कृति है ये हड़प्पा के बाद भी विकसित अवस्था में थी। हड़प्पा के बाद तक भी ये संस्कृति पाई गई थी। जोरवे संस्कृति भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी पर स्थित थी। अब इनाम गांव, जो कि जोरवे संस्कृति का ही एक महत्वपूर्ण स्थल है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो वो है इनाम गांव। इनाम गांव 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था और माना जाता है कि यहाँ की जो जनसंख्या रही होगी वो 40,000 के आसपास जनसंख्या रही होगी। इनाम गांव में मकान आयताकार थे, लेकिन छत जो थी उनकी त्रिकोणात्मक थी, यानी कोणी छत उनकी थी, लेकिन मकान वहाँ पे आयताकार थे। अगर इनाम गांव में कोई व्यक्ति है, वो उसका जब निधन हो जाता था और वो व्यक्ति अगर वरिष्ठ होता था तो उसके पैरों को काटकर शव को छोटा किया जाता था। ये विशेषता है इनाम गांव की। उसके शव को काट के, उसके पैरों को काट के छोटा किया जाता था और उसे फिर दफनाया जाता था। और यहाँ पे जो शवों को दफनाने का जो क्रम रहा है वो उत्तर से दक्षिण रहा है, यानी उत्तर दिशा में शवों का सिर किया जाता था और दक्षिण दिशा में उनके पैर करके दफनाया जाता था। इनाम गांव में तांबे के साथ साथ स्वर्ण के आभूषणों के भी प्रमाण मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो इनाम गांव स्थल था वो काफ़ी उन्नत दशा में था, क्योंकि तांबे के साथ साथ वो लोग सोने के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। तो वहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी रही होगी। इनाम गांव में बांधों के निर्माण का प्रमाण मिलता है और इनाम गांव में एक पत्थर का जलाशय भी प्राप्त हुआ है। अब दैमाबाद, जो कि जोरवे संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण स्थल है और ये स्थित है प्रवरा नदी के तट पर, ये विकसित हुआ था। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। दैमाबाद में ज्वार की 3 प्रजातियां पाई गई हैं और लोबिया के भी वहां से हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। दैमाबाद से कसाई खाने का प्रमाण मिलता है और यहाँ से बेलनाकार मोहरों के भी उदाहरण मिलते हैं। दैमाबाद से हाथी व गैंडे की कांसे की मूर्तियाँ मिलती हैं, जैसा कि कांसा जो है हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किया गया था, क्योंकि कांसा एक मिश्रित धातु होती है। तो इस चीज़ से भी पता चलता है, इससे भी हमें प्रमाण मिलता है कि जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई थी। तो ये तो थी सब विशेषताएं महाराष्ट्र क्षेत्र में विस्तृत हुई कुछ विशेष स्थलों के बारे में, जहां से आपसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो पूर्वी भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी वो अधिक विकसित अवस्था में नहीं थी। यहाँ के 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो संस्कृतियां विकसित थी, वीरभूमि और मिदनापुर। तो यहाँ से हमें कोई बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं होते हैं और ये संस्कृतियां अपनी विकसित अवस्था में नहीं। तो ये तो थी चर्चा ताम्रपाषाण काल के विषय में।
ताम्रपाषाण काल के विषय में जो महत्वपूर्ण स्थल है, उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। लेकिन अगर फिर भी कोई बिंदु रह जाता है, कोई ऐसा प्रश्न या ऐसा कोई पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम आगे MCQs में कवर कर लेंगे। तो हमने प्रागैतिहासिक काल को हम खत्म कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने पाषाण काल को पढ़ा था, आज की वीडियो में हमने ताम्रपाषाण काल को पढ़ा था। और अगर इन दोनों कालों से, प्रागैतिहासिक काल से कोई बिंदु अगर छूट गया है, तो उसे आने वाली वीडियो में हम जो MCQ होते हैं उसमें हम उसे कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में।